देखो, जो आपके पास ये प्रोसेस है, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक सेपरेशन तक पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या कंसंट्रेशन का ही एक प्रोसीजर है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का। इसके अंदर क्या होता है, मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक में देखा था कि भाई मैं उन्हीं ओर्स को यूज कर सकता हूँ जिसके अंदर क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे पास जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो ओनली मेरे सल्फाइड्स के लिए होती है। तो थर्ड प्रोसीजर आप हेडिंग डालना, द थर्ड प्रोसीजर इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये जनरली यूज करते हैं किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो आप सबसे पहले पॉइंट तो यही लिखना। ये क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, पहले आप लिख लो, यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें यूज की जाती हैं। जैसे फ्रोथिंग एजेंट एक चीज होती है। पहले मैं आपको उनका नाम लिखवा रहा हूँ, फिर उन सबका एक एक करके फंक्शन बताऊंगा कि भाई ये मेरे पास ये वर्ड है, इसका काम क्या है, ये क्या फंक्शन करता है प्योरिफिकेशन इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स के टाइम पर। तो सबसे पहले आपके पास एक है फ्रोथिंग एजेंट, दैट इज पाइन ऑयल हम लोग यूज करते हैं। फ्रोथिंग एजेंट कैसे है, जैसे आप वाटर के अंदर क्या डालते हो, डिटर्जेंट डालते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जब आप उसको मिक्स करते हो अच्छी तरह तो ऊपर की तरफ क्या आ जाता है, आपके पास फोम आ जाता है, फ्रोथ आ जाता है, जिसे हम झाग कहते हैं। ठीक है ना, आप उसको अगर डिटर्जेंट को अच्छे से पानी मिलाओगे तो ऊपर क्या होंगे, आपके पास झाग आ जाएंगे। तो वही फ्रोथिंग एजेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं पाइन ऑयल को। ताकि पाइन ऑयल क्या करता है, मेरे पास जब भी मैं वाटर के अंदर डालता हूँ तो फ्रोथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास कलेक्टर। कलेक्टर बेसिकली काम होता है इसका कि ये एक्टिवेट्स करता है और पार्टिकल्स को ताकि वो फोर्थ में जाके मिल जाए। ठीक है ना, अब लिखो, इट एक्टिवेट्स ओर्स पार्टिकल टूवर्ड्स फ्रोथ। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है आपके पास पोटेशियम, इथाइल जेंथनेट, जेंथेट। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको अभी काम का नहीं है, बस आपको ये याद रखना भाई मेरे पास एक कलेक्टर होता है, वो कौन होता है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर थर्ड, वो मेरे पास है फ्रोथ स्टेबलाइजर। कि फ्रोथ बना रहे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिनॉल, क्रिसॉल या फिर एनिलीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और जो अब देखो इसका क्या है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है वेटिंग क्वालिटी। कि बहुत सारी चीज तो क्या है मेरे पास, जैसे पानी के अंदर डालूंगा तो वेट हो जाती हैं। बट जब अगर मैं ऑयल की बात करूं तो देखो ऑयल जो होता है पानी में वेट नहीं होता, इसके चारों तरफ पानी रहता है, बट पानी इसके अंदर मिल नहीं पाता, सोल्यूबल नहीं हो पाता। तो वोटिंग वेटिंग क्वालिटी जो है मेरे पास, उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है। तो आप लिखोगे इसके अंदर यहाँ पर प्रिंसिपल की, अगर आप इसकी बात करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल is the difference in
wetting quality of oil and impurities by oil। ठीक है, देखो अब हम लोग इसके बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने एक ओर लिया, ठीक है ना। अगर मैं एक ओर लेता हूँ तो मेरे को पता है भाई उसके अंदर जो है ना प्योर सब्सटेंस भी होगा जो कि मेरे को वहां से निकालना है, और उसके अंदर क्या होंगी, इम्प्यूरिटीज भी होंगी। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, ओर के अंदर इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट है और प्योर और भी आपके पास क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एक पल के लिए हमने मान लिया कि भाई जो मेरे पास ओर है वो तो ऑयल में वेट हो जाएगा, मतलब ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, बट वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। हम बोल देते हैं प्योर ऑयल और इज वेटेबल बाय ऑयल, और जो मेरी इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ सेटल डाउन हो जाएगी, वेटेबल बाय वाटर। वाटर के साथ क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने हैं कि आपको सेटअप दिखाता हूँ मैं, इसका सेटअप कैसा होता है। आप एक बहुत बड़ा सा बीकर लेते हो, ठीक है, आपने बीकर ले लिया इस तरीके से। अब आप इसके अंदर और डाल देते हो, और मतलब उसके अंदर आपका प्योर और भी प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। आपने लिया और आपने सिंपल उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये यहाँ पर आपने पिंक से मैं बना रहा हूँ, आपने इसमें और डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई जो मेरी इम्प्यूरिटीज है वो तो वेटेबल बॉय वाटर है, वो पानी के साथ मिक्स होके क्या हो जाएंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या होगी, वो सारी इम्प्यूरिटीज तो वाटर के साथ क्या थी, वेटेबल थी, तो वो पानी के साथ होके यहाँ पर क्या होगी, मेरे पास सेटल डाउन हो गई, क्या, इम्प्यूरिटीज। और इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ था, पाइन ऑयल। जो आपके पास ये वाटर है, वाटर के अंदर आप देखो क्या क्या डालने वाले हो, पाइन ऑयल डालोगे, ठीक है ना, पोटेशियम इथाइल जेंथेट डालोगे, और आप कोई भी एक स्टेबलाइजर डाल सकते हो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चीज इसके अंदर क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। तो आपने क्या क्या डाल रखा है इस सॉल्यूशन के अंदर, आपने पाइन ऑयल डाल रखा है, ठीक है, प्लस पोटेशियम इथाइल जेंथेट आपने इसमें मिला रखा है, और आपने इसके अंदर मिला रखा है स्टेबलाइजर्स। अब पुट पाइन ऑयल का मतलब क्या है, आपने जब इस वाटर के अंदर ऑयल मिलाया होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑयल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। आप कभी भी क्या करना, पानी के अंदर ऑयल डालना और उसको अच्छे से मिक्स करना। जब आप मिक्स करोगे तो आपको ऐसे ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर से इसको कनेक्ट करते हैं मेरे पास, ठीक है। कुछ इस तरह का सेटअप रखते हैं इसका, कि अब आप उनको फ्रोथ बनाना है, वो चाहते हैं कि ये सब चीजें मिक्स हो जाएं, तो वो बाहर से इस तरह से वो लेके आते हैं। यहाँ पर आपके पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, टायर्स इस तरीके से, और इसके सरफेस पे यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हल्के हल्के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, पोर्स प्रेजेंट होता है। होता क्या है, आप लोग यहाँ से है ना हाई प्रेशर पे गैस को फ्लो करवाते हो, यहाँ से हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, एयर एट हाई प्रेशर। जब एयर ट्रेवल करेगी इसके अंदर अंदर तो यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ नीचे, नीचे आते हुए, जैसे वो यहाँ आएगी तो दो पार्ट में यहाँ पर चली गई और यहाँ पर। अब ये पोर्ट्स लगे हुए हैं, पोर्ट से एयर क्या करती है, बहुत बाहर निकलती है, बहुत तेज प्रेशर पे। ये पोर्ट से क्या करेगी, एयर मेरी बाहर निकलेगी। इससे क्या होगा कि इनका जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो पाएगी, पाइन ऑयल के वाटर के साथ सब कुछ मिक्स हो गया। और अब क्या होगा, जितना भी मेरे पास ये ऑयल था, ऑयल मेरे पास किसको वेट कर रहा है, प्योर और को। तो इस ऑयल की सरफेस के ऊपर मेरे जो और पार्टिकल्स थे वो क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है ना।
इनके ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी और पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, इसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे इस तरीके से पोर्स के ऊपर। क्योंकि जो इम्प्योरिटीज थी वो तो वेटेबल वाटर है, वो तो मेरी नीचे सेटल डाउन होगी, और जो उसके अंदर ओर था, प्योर ओर था, वो मेरे पास वेटेबल हो जाएगा किससे, ऑयल से। ऑयल की सरफेस पे वो सारे चिपक जाएंगे। अब मुझे पता है अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये सारा ऑयल तो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, फाइनली सारा ऑयल मेरे पास थोड़ी देर में कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास ऑयल पार्टिकल्स के साथ उनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्योर और यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो फिर वो क्या करती है, टॉप मोस्ट लेयर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोगों ने ये लगाया मशीन, इसको बोलते हैं टायर्स, TUYERS, ठीक है। हम लोगों ने, तो फिर ऊपर वाली जो सरफेस है उसको वो क्या करते हैं, जो ऑयल की, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, ऑयल का मॉलिक्यूल मैं आपको बना के दिखाऊं, तो ऑयल का मॉलिक्यूल ये है, जिसकी सरफेस पे क्या लगा हुआ है मेरे पास, ओर्स लगे हुए हैं, प्योर ओर्स इसकी सरफेस पे चिपके हुए हैं, ठीक है। ये ऑयल था मेरे पास। तो अब आप क्या करोगे, इसको हीट कर दोगे, हीट करने से क्या होगा, ऑयल तो मेरा इवापोरेट हो जाएगा, और वहां पर क्या बचेगा, सिर्फ प्योर और बचेगा, और ऑयल तो मेरा क्या होगा, बाहर इवापोरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। बट ये किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ सल्फेट्स के लिए यूज किया जाता है, सल्फेट्स के अलावा किसी के लिए भी हम लोग इसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई भाई। अब देखो मेरे पास जो यहाँ से मेथड थे, मैंने आपको कल बताया था कि दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड्स और एक होता है केमिकल मेथड्स। किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो फिजिकल मेथड्स के अंदर जो आपके तीन मेथड थे वो हमने तीनों पढ़ लिए। फिजिकल मेथड के अंदर हम लोगों ने ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा हमने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ लिया, और तीसरा हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ लिया। अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए मैंने कल बताया था, इसके जैसा एक और होता है, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर होता है उसके अंदर भी, उसका नाम, वो इसी का स्पेशल पार्ट ही है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, आपके पास एसोसिएटेड कोलॉइड वो होते हैं, ओर्स होते हैं, एसोसिएटेड ओर्स। मतलब एसोसिएटेड ओर्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास जिंक का भी सल्फेट प्रेजेंट है और पीबी का भी सल्फेट प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। मेरे को पता है भाई फ्लोटेशन से, तो मैं फोर्थ फ्लोटेशन तो मेरे पास किसके लिए यूज करना है, मेरे को सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करना है, ये बात तो मुझे पता थी। बट अब क्या हुआ, सल्फाइड ओर्स भी दो एक साथ प्रेजेंट है, तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, एक सब्सटेंस ऐड करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेजेंट, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो एक और की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है ना। फ्रोथ की तरह एक की एक्टिविटी को कम कर देगा और एक की को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, reduces the activity of an ore towards froth flotation, flotation, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने यहाँ पर लिया, आपने NaCN डाल दिया, 4NaCN रिएक्ट कर रहा है मेरे पास ZnS के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर Na2Zn CN4 एक्वस। ये तो मेरे पास क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया, ठीक है, और Na2S बन गया। ये तो मेरे पास सोल्यूबल हो गया, बट PbS अभी सोल्यूबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो PbS कहाँ चला जाएगा, फ्रोथ के अंदर चला जाएगा। फ्रोथ क्या हो गया आपके पास, ये ऑयल मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे होके वो टॉप सरफेस पे पहुंच जाएगा, और मेरा ZnS क्या होगा, यहीं पे सोल्यूबल होके रह जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने PbS को अलग निकाल लिया, तो आप लिख सकते हो यहाँ से, तो मैंने क्या कर दिया, अपने ZnS को तो सोल्यूबल बना दिया, तो PbS विल गो इनटू फ्रोथ, फ्रोथ के अंदर चला जाएगा वो,
ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई मुझे पता है यहाँ पर मेरा जिंक तो फंस गया, मुझे तो जिंक निकालना था, तो अब आप एक इसका क्या दोबारा एक रिएक्शन करवाओगे किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, कोई भी एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे और उसके साथ इसका क्या करवा दोगे, रिएक्शन करवा दोगे। जैसे आपने Na2ZnCN4 का रिएक्शन करवाया किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, इसको हम बोलते थे एक्टिवेटर बोलते हैं हम। और जब जिंक की बात आती है तो ये एक्टिवेटर का काम कर रहा था कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ये रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, वापस से ZnS के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ZnS मिल गया, पहले प्रोसेस में तो मैंने PbS को बाहर निकाल लिया था, अब उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या बचा है, ZnS बचा है। तो अब ZnS को जो हम नॉर्मली निकालते हैं तो फिर बाद में दोबारा मैं प्रोसेस लगा के क्या करूंगा, ZnS को निकाल लूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो मैंने PbS को रिमूव कर लिया, फिर मैं दोबारा से फ्रोथ प्रोसेस को एक्टिवेट करके वापस उसमें से क्या निकाल लूंगा, ZnS निकाल लूंगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है मेरा कौन सा, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसके अंदर दो ओर्स ही सल्फाइड के प्रेजेंट होते हैं, सेम ओर्स प्रेजेंट हो गए, जैसे जिंक का हो गया, पीबी का हो गया, टिन का, लेड का, इन सबका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है उसका एक तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की हम बात करें तो हमें पता है हम दो तरीके से कर सकते थे, बाय फिजिकल मेथड एंड बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। फिजिकल मेथड हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया, कौन कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन जिसमें हम डेंसिटी का देखते हैं, दूसरा हमने मैग्नेटिक सेपरेशन देखा है जिसके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं, और तीसरा हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ा, ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जिसके अंदर हम देखा भाई ये मेरे सल्फाइड्स के लिए ही यूज हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल मेथड्स की, जिसके अंदर मेरे पास एक ही प्रोसीजर है, वो है लीचिंग। क्या है आपके पास, लीचिंग। लीचिंग है क्या है, आप चीजों का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है ना, किसी ना किसी से, और उसके बाद आप उनको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर होता क्या है, आपके पास ओर प्रेजेंट होता है, इसके पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। और प्रेजेंट है, आप समझ लो, ठीक है ना। इस अब इस और में इम्प्योरिटीज भी हैं और प्योर और भी प्रेजेंट है। आप इस और का केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, किसी भी केमिकल के साथ। अब देखो क्या होगा, और के अंदर जो प्योर और होगा वो तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बट बाकी जो सिलिका प्रेजेंट होगी, मिट्टी और ये सब होगा उसके अंदर, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो सॉल्युबल भी नहीं हो पाएगा। तो केमिकल रिएजेंट्स के साथ जो प्योर और है वो तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सॉल्युबल मेटल कंपाउंड मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं उसको थ्रू अ केमिकल प्रोसेस ले जाके प्योर और वहां से ऑब्टेन कर लूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ मैं मेटल को क्या कर लूंगा, ऑब्टेन कर लूंगा, वहां से मैं मेटल को निकाल लूंगा। लीचिंग जो प्रोसेस है मेरे पास वो मेनली यूज की गई है आपके पास बॉक्साइट के लिए, एल्यूमिनियम के ओर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान भी रखना है। लीचिंग इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट, बॉक्साइट ओर्स के लिए यूज की जाती है लीचिंग, ठीक है। करते कैसे हैं वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मेरे पास लीचिंग करके मैं यहाँ पर इनको रिमूव करता हूँ या बाहर निकालता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या करते हो, बॉक्साइट लेते हो। अब बॉक्साइट का आपको पता है क्या फॉर्मूला है, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया आपको, Al2O3.3H2 आपके पास है प्रेजेंट है, समझ लो। ये मैंने ऐसा मान लिया भाई और भी प्रेजेंट है इसके अंदर और इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट है, बॉक्साइड है, प्योर बॉक्साइड नहीं है। मैंने इसका रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, ये मेरा केमिकल रिएजेंट है, ठीक है ना। मुझे पता है NaOH के अंदर मेरा बॉक्साइट और क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन करता है NaAlO2, ये मेरे पास होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। इसका फॉर्मेशन करा दिया। अब फर्दर मैं क्या करूंगा, वाटर के साथ जब इसको पास कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा NaAlOH होल 4। मैं ऑक्साइड से कहां पर पहुंच गया, हाइड्रोक्साइड्स के अंदर हो गया,
और ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, मेरे को ये तो मिल गया यहाँ से। अब इस प्रोसेस में क्या हो गया, जो मेरा इम्प्योरिटीज थी वो रिमूव हो गई, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो मेरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो मुझे एल्यूमिनियम तो मिल गया। अब एल्यूमिनियम निकालना है मुझे यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो बना था, जब वाटर के साथ मैंने इसको पास किया, तो इस कंपाउंड को NaAlOH होल 4, इस कंपाउंड को मैं एसिडिक मीडियम में रखूंगा, H प्लस, एसिडिक हाइड्रेशन जब इसका कराऊंगा, तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट होता है आपके पास व्हाइट कलर का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैसा होता है आपके पास, व्हाइट कलर का होता है। फिर मुझे पता है भाई, मैं इसको जब फर्दर हीट करूंगा 1470 केल्विन पर, 1470 केल्विन के ऊपर इसको हीट करूंगा, तो मेरे वाटर रिमूव हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा Al2O3, ड्राई एल्यूमिना मिल गया। क्या मिल गया आपके पास, ड्राई एल्यूमिना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बॉक्साइड से, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज भी थी और वाटर मॉलिक्यूल भी था, बट फर्दर हम लोग कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर ड्राई एल्यूमिना पे। बट अब क्या ये प्योर है और सिर्फ इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए ही आगे वाली प्रोसेस पड़ी जाती है, जो कि अपना सेकंड स्टेप होता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है ना, अब मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हो, जो मेटल ऑक्साइड्स है उनको और फर्दर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो लीचिंग से आपके पास सेकंड जो प्रोसीजर होता है, कि भाई जब मैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करूंगा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अब यहाँ दिख गया कि भाई एल्यूमिनियम तो मेरा ऑलरेडी किसमें बन गया है, अब ऑक्साइड्स के अंदर बन चुका है। ठीक है ना, तो फर्दर अपने पास जो सेकंड प्रोसेस है वो होती है दो, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड्स। दो तरह की प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कैल्सिनेशन और एक होती है आपके पास रोस्टिंग। ये भी आपने पहले पढ़ी होगी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। द सेकेंड पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मैं ओर्स को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, आप लिख लो इसके ऊपर फटाफट। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं, अब कन्वर्जन की बात करते हैं। यहाँ मुझे पता है दो प्रोसेस मैं पढ़ने वाला हूँ, एक मैं पढ़ूंगा कैल्सिनेशन और एक पढ़ूंगा रोस्टिंग, तो उसके लिए आप टेबल बना लो। एक तरफ हम लिखने वाले हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस के बारे में और एक तरफ हम लिखेंगे रोस्टिंग के बारे में, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है। एक तरफ आपने लिखना कैल्सिनेशन
और एक तरफ लिखना आप रोस्टिंग। देखो आपके पास और प्रेजेंट है, बट आप उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हीट भी क्या कर रहे हो कि आप उसे, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर से कम पे, क्योंकि आप उसे ज्यादा लेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, मेरे पास कैल्सिनेशन होती है, कि आप किसी भी ओर को ले रहे हो और उसे आप क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन होती है। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप करवा रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। कंबशन नहीं कह रहे हैं इसे, मान सकते हैं कि कुछ कुछ कंबशन जैसा है, बट कंबशन प्रोसेस नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, ठीक है ना। बात करें रोस्टिंग की तो हम लिख सकते हैं हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। दोनों में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हम हीट करते हैं, बट एक में तो हम एब्सेंस में बात कर रहे थे और एक में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो आपके पास कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ये मेरे पास कार्बोनेट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो आपके पास कार्बोनेट्स हो या फिर ऑक्साइड ओर्स हो उनके लिए। और जो मेरे पास रोस्टिंग प्रोसेस है, ये हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। अब लिख सकते हो कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड और, ठीक है ना, जैसे Fe2O3 है, डॉट मैं बोल दूं XH2 है, मैं इसको हीट करूंगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 के अंदर प्लस XH2O मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ आपके पास कार्बोनेट है ZnCO3 कार्बोनेट है, आपने उसको हीट किया तो कन्वर्ट हो जाएगा ZnO के अंदर, और CO2 गैस क्या होगी मेरी, बाहर निकल जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है ना, ओर्स के अंदर है ना छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलेगी वहां से या वाटर बाहर निकलेगा, तो इन जो ओर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, जैसे PbS का रिएक्शन कराऊं 3/2O2 के साथ, इट विल कन्वर्ट इनटू PbO प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगर मैं रिएक्शन कराऊं Cu2S की कॉपर के लिए साथ, CO 3/2O2 कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O प्लस SO2 गैस, की गैस कहाँ निकलती है मेरी, बाहर निकल जाती है। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, अगर आप कैल्सिनेशन कराने जा रहे हो तो उसके अंदर, अब हमको पता है भाई ऑक्सीजन का सप्लाई तो है नहीं, एब्सेंस है मेरे पास, तो अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना, या वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। आप बेटर वर्ड यूज करोगे तो आप बोल सकते हो भाई वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई भी सहूलियत नहीं रहती। अब लिख सकते हो मॉइस्चर और एनी ऑर्गेनिक मैटर if present get destroyed, ठीक है, क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक impurities like phosphorus, AS, sulfur are removed,
in form of their volatile ऑक्साइड, ठीक है ना। अगर आपके पास इम्प्यूरिटीज में फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या सल्फर है, तो आप उसको हीट करते क्या करते हो, वहां से रिमूव कर देते हो। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको रिएक्शन। जैसे अगर आपके पास फॉस्फोरस है, P4O2 के साथ आप इसका रिएक्शन करवाओगे, P4O10 बन जाएगा और वो बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते क्या होगा, SO2 बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ AS है, अगर आपने इसका 3/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, कन्वर्ट हो जाएगा AS2O3 के अंदर और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आपको बस एक चीज याद रखनी कि जो रोस्टिंग जो मेरे पास प्रोसेस है, ये एक फर्नेंस के अंदर, एक जहां पर ये करवाई जाती है, उसका जो नाम है वो है रिवर्बेटरी फर्नेंस, ठीक है ना। REVERBERA टेरी फर्नेंस के अंदर आप ये करवाते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे वही रोस्टिंग जहाँ पर करवाते हैं उसका नाम क्या है, कौन क्या फर्नेंस का नाम होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, ये होता है वो होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्नेंस के अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, इसका रोस्टिंग की प्रोसीजर को कैरिड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर कि भाई मेटल ऑक्साइड जो प्रेजेंट है, तो अब मैं उनको क्या करवाने वाला हूँ, अब मैं उनका रिडक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना, जो अपना थर्ड पार्ट था। क्योंकि ये 4 प्रोसीजर में है, सबसे पहले तो हमने कंसंट्रेशन करना है, दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, उनके अंदर मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। अब मेटल ऑक्साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और फाइनली उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग उसका ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले आपको 2 वर्ड पता होना चाहिए, एक होता है फ्लक्स और एक होता है स्लैग, ठीक है ना। एक होता है फ्लक्स और एक होता है स्लैग। तो ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। आपको पता है भाई मेरे पास ओर्स हैं, ओर्स के अंदर तो दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, प्योर और भी प्रेजेंट होगा जो कि मेरा मेटल होगा, और उसके अंदर क्या होगा, इंप्यूरिटीज भी होंगी, ठीक है ना। इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है। अब इंप्यूरिटीज का काम क्या है, वो नॉन फ्यूजिबल है, मतलब वो आपके पास रिएक्ट नहीं कर रही है, समझ लो किसी भी चीज के साथ वो इंप्यूरिटीज, ठीक है, किसी के साथ फ्यूज नहीं हो पा रही है, रिएक्ट नहीं कर पा रही है, आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो इनको आप क्या करते हो, कुछ सब्सटेंस मिला देते हो इन इम्प्यूरिटीज के अंदर, ताकि जो इनका नॉन फ्यूजिबल नेचर है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, फ्यूजिबल नेचर के अंदर। तो उसे हम क्यों कहते हैं, फ्लक्स, कि भाई फ्लक्स जो होता है वो क्या करता है, इनका नेचर कन्वर्ट कर देता है, कहाँ से, नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज से फ्यूजिबल की तरह। तो आप लिख सकते हो इम्प्यूरिटीज कैसी होती है, impurities present in ore are refractory in nature। refractory मतलब that means they have high melting point and are non fusible in nature। जैसे मिट्टी है मेरी, आप कितना गर्म कर लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाके वो फ्यूज होने वाली है, और वो क्या किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। तो इस तरह की जो चीजें इंप्यूरिटीज है, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे कहाँ से, नॉन फ्यूजिबल से फ्यूजिबल में, विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। तो अगर आपको बोले फ्लक्स के बारे में लिखो, ये लास्ट है क्योंकि फिर अपना टाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम कल स्लैग के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप ये लिख लो, फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच combine with non fusible impurities to form fusible mass, फ्यूजिबल मास, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग स्लैग के बारे में बात करेंगे और फर्दर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि भाई अब मैं ओर से रिडक्शन किस तरह कराऊंगा, और फिर हम रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, भाई रिफाइनिंग किस तरह से करवाई जाती है, ठीक है। तब तक आप इसे याद करो।
ठीक है।